डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम अपने दो चैप्टर इख्तिताम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पहले मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 5, 8 और 11 ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर मैक्सिमम सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है इन्हीं चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 8, 5 एंड 11 से। चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टार्ट में हर चैप्टर के अंदर चूँकि डेफिनेशनें शामिल होती हैं, इसके अंदर भी कुछ बाकी चैप्टर से भी ज़्यादा डेफिनेशनें शामिल हैं। इनको टेक्स्ट बुक से देखा जा सकता है, लेकिन इनके जो पॉइंट बने हुए होते हैं वहाँ टेक्स्ट बुक में नहीं बने हुए होते हैं। वहाँ से अगर रीड करने में आपको आसानी हो तो ठीक है, नहीं तो हेल्पिंग बुक की मदद भी दी जा सकती है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये चैप्टर नंबर 8 जो है वेव्स के बारे में है। वेव सच डिस्टर्बेंस विद ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। Such disturbance with transfer energy without transporting material known as waves। जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो, मटेरियल ट्रांसफर किए बगैर क्या कहलाती है? वेव्स कहलाती है। अब एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसके दो मेथड होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर बाय ए मटेरियल, बाय ए वेव। मटेरियल के जरिए से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और वेव के जरिए से भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। मटेरियल एंड वेव्स दो चीजों से एनर्जी जो है ट्रांसफर हो सकती है। अब दोनों की मैं एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेव से कैसे ट्रांसफर होती है और मटेरियल से कैसे ट्रांसफर होती है। आप एक थोड़े से ज़रब लगाते हैं या एक पत्थर को फेंकते हैं, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसके जरिए से? मटेरियल के जरिए से। हथौड़े के साथ आपने ज़रब लगाई है या एक पत्थर को फेंका है किसी चीज के अंदर, तो ये एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई है मटेरियल के जरिए से। और दूसरा जो एनर्जी ट्रांसफर होने का मेथड है वो है वेव्स। अब आपने एक इंसान को किसी चीज को जोर से आवाज दी है, जहां भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ये एनर्जी किसके जरिए से ट्रांसफर हुई है? वेव के जरिए से ट्रांसफर हुई है। एक मेथड मटेरियल के जरिए से एनर्जी ट्रांसफर होना और दूसरा कौन सा है? वेव के जरिए से। तो हम किस पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं? वो इस वेव पोर्शन को करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। Such disturbance will transfer energy without transporting material। मटेरियल ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर करे वो क्या कहलाता है? वेव्स कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल दोनों आपको दे चुका हूँ। इसको बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव such wave which transfer energy with help of transporting material। Such disturbance which transfer energy with help of material। मटेरियल की मदद से एनर्जी ट्रांसफर की जाए वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। जस्ट लाइक इसकी जो एग्जांपल है वो साउंड वेव है, या हम इसको दूसरा वाटर वेव भी कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं, और साथ में इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो वाटर वेव भी हो सकती है। अब साउंड जैसे कि आप जानते हैं, सपोज एक गाड़ी के अंदर दो दोस्त बैठे हुए हैं, गाड़ी के शीशे बंद हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, बाहर कोई पर्सन उसकी बातें नहीं सुन पाएगा। अब साउंड यहाँ पर ट्रांसफर होने की एयर के जरिए से, जो गाड़ी के अंदर एयर मौजूद है वो बाहर क्रॉस नहीं हो रही, और जो बाहर की एयर है वो गाड़ी के अंदर नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो एनर्जी जो साउंड थी वो ट्रांसफर नहीं हो सकी मटेरियल ना होने की वजह से। या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बेल ने वैक्यूम पंप के जरिए से उसको खाली कर ले, बटन प्रेस करें
आपको साउंड बजती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसकी साउंड नहीं सुन पाएंगे क्योंकि एयर नहीं होगी, मटेरियल नहीं होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, सच डिस्टर्बेंस विद ट्रांसफर एनर्जी विद हेल्प ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मदद से एनर्जी ट्रांसफर हो, वो क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जैसे साउंड है, वाटर है, ये किसके एग्जांपल्स हैं? मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। पानी के अंदर भी ऐसे ही है, एक पानी का हाउस है, उसके अंदर ऊपर से आप एक पानी का कतरा गिराते हैं, वहां से वेव्स पैदा हो जाएंगी। एक पत्थर गिराते हैं, वहां से वेव्स पैदा होंगी। जब कोई पानी का कतरा नहीं गिराएंगे, पत्थर नहीं गिराएंगे, तो आपको कोई वेव्स पैदा होती हुई नजर नहीं आएगी। और दूसरी इसकी जो टाइप्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सच डिस्टर्बेंस विद ट्रांसफर एनर्जी विदाउट मटेरियल, विदाउट हेल्प ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बगैर एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी जो मेन एग्जांपल है वो लाइट है। लाइट अब सन से यहाँ तक पहुँच रही है, दरमियान के अंदर स्पेस मौजूद है, स्पेस उसको कोई असरअंदाज नहीं कर रही, स्पेस में से गुजरकर हम तक पहुँच रही है। रेडियो वेव्स है, एक्सरेज है, हीट है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और कहीं कहीं इसकी तीसरी टाइप्स भी दी हुई होती है, वो स्पेसिफाइड इसकी टाइप्स नहीं है। मैटर, मैटर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। वेव नेचर भी पाई जाती है और पार्टिकल नेचर भी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, इनकी जो वेव नेचर की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? मैटर वेव्स कहलाती है। इसके अंदर चूंकि दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल्स भी और वेव्स भी, केमिस्ट्री में आपने तफसील से पढ़ लिया होगा, यहाँ भी हम आगे चलकर सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे कि किस वक्त जो है वेव्स के तौर पर बिहेव करते हैं और किस वक्त पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं। तो जिस वक्त वेव के तौर पर या जब उसकी वेव नेचर होती है, उसी हम इसका नाम देते हैं मैटर वेव्स का नाम देते हैं। पीरियोडिक वेव्स, वेव विच कंप्लीट इट्स इंटरवल at continuous, regular and rhythmic waves known as periodic waves। ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल अपने इंटरवल कंप्लीट करें एक खास रेगुलर और कंटिन्यूअस वेव के जरिए से, कंटिन्यूअस मेथड से, वो क्या कहलाती हैं? पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो भी पीरियोडिक वेव से स्टार्ट होता है कि वेव्स विच कंप्लीट इट्स इंटरवल, ऐसी वेव जिसके अंदर इंटरवल कंप्लीट हो रेगुलर और कंटिन्यूअस मेथड से, ये कि उसके अंदर कोई डिसरेगुलरिटीज ना आए, और दूसरा ये है कि उसके अंदर कंटिन्यूटी भी ना टूटे। अब दोनों कैसे हैं? सपोज ये हमारे पास एक वेव पैदा हो रही थी, अब इसमें देखिए कि रेगुलर तो है, किक स्क्वायर टाइप के अंदर बन रही है, लेकिन दरमियान में डिसकंटिन्यूटी आ गई है कि डिसकंटिन्यूटी भी ना और रेगुलरिटीज भी हो। और इसी तरीके से अगर ये हमारे पास दूसरी वेव्स है, अब देखिए ये कंटिन्यूअस है लेकिन इसमें रेगुलरिटीज नहीं, तो ये भी क्या है? पीरियोडिक वेव्स नहीं। उसके अंदर दोनों बातें, ना तो ये जैसे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी है, और ना ही यहाँ पर इरेगुलरिटी है, कहीं कम हो रही है और कहीं क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, बल्कि कंटिन्यूअस सीक्वेंस के साथ हो, वो वेव्स क्या कहलाती हैं? पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। इसमें जस्ट लाइक आप गाने सुनते हैं, म्यूजिशियन की जो साउंड होती है वो पीरियोडिक वेव्स रहती है, क्योंकि म्यूजिशियन वहां पर ना ही कोई डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है और ना ही साउंड के अंदर जो उतार और चढ़ाव है उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी हो रही होती है,
होती है, बल्कि एक खास तरतीब के साथ वो आप जा रहे होते हैं, खास तरतीब के साथ वो क्या आ रहे होते हैं, डाउन आ रहे होते हैं। तो उसमें जो कंटिन्यूटी होती है या जो रेगुलरिटीज होती है वो क्या कहलाती हैं, पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। और दूसरी उसके म्यूजिशियन जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं उनके अंदर भी एक कंटिन्यूटी होती है, वो भी क्या कहलाती हैं, पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। या इसके अलावा ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव्स पैदा होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। इस पीरियोडिक वेव्स को भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर एक जो है ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, और नंबर दो यहाँ आखिर में जाकर डिस्कस की है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, ट्रांसवर्स waves in which particle vibrate perpendicular to the direction of propagations. Waves in which particle vibrate perpendicular to the direction of propagations known as transverse periodic waves. Waves in which particle vibrate perpendicular to the direction of propagations at continuous and regular interval of time. Continuous और regular interval of time के साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर्स वो क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। अब इसमें हमने एक स्प्रिंग लिया है और स्प्रिंग के साथ हमने रस्सी अटैच कर दी है। ये स्प्रिंग अप एंड डाउन मूव कर रहा है। इस स्प्रिंग के अप एंड डाउन मूव करते हुए ये कहीं कंटिन्यूटी नहीं टूट रही और रेगुलरिटी भी नहीं टूट रही, और साथ में ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर्स है। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, ये रस्सी से ऊपर गई है, फिर इसी क्या ये नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगी तो इसी हम किसका नाम देंगे, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का नाम देंगे। वेव इन विच particle vibrate perpendicular to the direction of propagations known as transverse periodic waves. तो पहले हम एग्जांपल यहाँ पर दे चुके हैं कि जो लाइट वेव है, लाइट वेव ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की एग्जांपल है। लाइट लाइट जो है ये ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। जो रेस्ट की पोजीशन होती है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वो क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। इस मीन पोजीशन से ऊपर भी जा रही है ये वेव्स और नीचे भी आ रही है। जो ऊपर पोर्शन है इसे हम क्रस्ट का नाम देते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम इसका नाम देते हैं, ड्राफ्ट का नाम देते हैं। अपर पोर्शन फ्रॉम अ मीन पोजीशन नोन एज क्रस्ट, लोअर पोर्शन फ्रॉम अ मीन पोजीशन नोन एज ड्राफ्ट। सिमिलर का डिस्टेंस, वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ड्राफ्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और a trough known as wavelength similar। अब देखिए यहाँ पर ये एरो लगी हुई है, क्रस्ट से क्रस्ट तक वेवलेंथ है और इधर ट्रफ से ट्रफ तक क्या है, वेवलेंथ है। इसे ग्रीक वर्ड लैम्डा से तय किया जाता है। एमसीक्यूज के अंदर ये बड़े पॉइंट आ जाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आसान मेथड है कि सिमिलर, क्रस्ट से क्रस्ट तक वेवलेंथ, ट्रफ से ट्रफ तक। सिमिलर का जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ है, और अपोजिट क्रस्ट से ट्रफ तक हाफ वेवलेंथ या ट्रफ से क्रस्ट तक, यानी अपोजिट जब आएंगे तो वो किसके इक्वल है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल है। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेवलेंथ। एक वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसे हम किसका नाम देते हैं, टाइम पीरियड का नाम। And frequency, number of vibration complete in 1 second known as frequency। 1 second के अंदर complete होने वाले जो intervals हैं वो क्या, जो vibration या wavelength है वो frequency कहलाता है।
स्पीड ऑफ वेव जो है किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये इसको यूं समझें कि एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आगे वेव्स ट्रेवल कर रही है। और दूसरी बात, इसको ड्रा करने का आसान जो मेथड है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये 5 लाइनें स्पेसिफाइड नहीं है, जितनी भी लाइनें लगाएं तो अपनी आसानी के लिए यूं करें कि 2 लाइनों के दरमियान डिस्टेंस जो है हाफ वेवलेंथ के इक्वल हो। 2 लाइनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हाफ वेवलेंथ के इक्वल हो। जैसे यहाँ मीन से स्टार्ट किया है, हाफ ये मीन आ गया, ये फिर मीन आ गया, फिर मीन आ गया, ये फिर मीन आ गया। अब मीन से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे हर लाइन आपकी मीन को ही टच करेगी। ये आगे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। 1 क्वार्टर यहाँ से यहाँ तक जो था, ये 1 क्वार्टर कंप्लीट होता था। अब ये एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है, एक्सट्रीम 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 एंड एक्सट्रीम। अब क्या हुआ, ये आसानी के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को देखना था। उसके बाद क्योंकि 2 लाइनों के दरमियान हमने हाफ वेवलेंथ रखी हुई थी। हाफ क्या है? अपोजिट, क्रॉस से ड्राफ और ड्राफ से क्रॉस। अब यहाँ ये क्रॉस से यहाँ तक जा रही है, ये अपर एक्सट्रीम से लोअर एक्सट्रीम तक जा रही है, फिर लोअर से अपर। तो जैसे यहाँ ये मीन से स्टार्ट हो रही थी, मीन पर हो रही थी, ये आप अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुई है तो अपर एक्सट्रीम के ऊपर ये 1 क्वार्टर। अब उसके बाद एक हाफ वेवलेंथ मुकम्मल, ये हाफ वेवलेंथ से स्टार्ट कर दिया, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे ये वेव आगे ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ से लोअर मीन से स्टार्ट किया है तो उसी तरीके से ही आकर रुकी है। उसके बाद 3 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर कंप्लीट हो गए। लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट किया और लोअर एक्सट्रीम के ऊपर जाकर रुकी, और ये पहली शेप क्या आ गई है? वापस आ गई है। वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस को किससे हम ले रहे हैं? एक डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो वेवलेंथ के इक्वल हो रहा है। वेवलेंथ ओवर, अब यहाँ पर टाइम, यहाँ टाइम जो है किसके इक्वल है? टाइम पीरियड के इक्वल है। टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल है। V is equal to lambda over t या F is equal to 1 over 2, V is equal to F lambda। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ वेव इन फेज कौन से पॉइंट है? इन फेज ऐसे पॉइंट जो सिमिलर फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर है, जो ऑल टाइम एक ही हालत के अंदर रहे, उसी आप किसका नाम देते हैं? इन फेज का नाम देते हैं। जो ऑल टाइम एक जैसी हालत में बरकरार रहे, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? इन फेज का नाम देते हैं। जस्ट लाइक ये हमने वेव्स बनाई है, इन वेव्स के अंदर ये पॉइंट ए दिखाया है, बी दिखाया है, सी दिखाया है, इधर ए डैश दिखाया है, बी डैश है, सी डैश दिखाया है। अब ये पॉइंट सारे ग्राफ के ऊपर है और ये ग्राफ के ऊपर है। नेक्स्ट हमें ये तीनों पॉइंट ग्राफ के ऊपर आएंगे और ये तीनों ही पॉइंट कहां पर चले जाएंगे? ग्राफ के ऊपर चले जाएंगे। तो एक जैसे फेज जिनकी रह रही है ऑल टाइम, वो क्या कहलाते हैं? इन फेज कहलाते हैं। यानी ए बी सी या ए डैश बी डैश सी डैश, यानी ए को ए डैश के साथ नहीं देखना, बल्कि ए को बी के साथ देखना है, या ए को किसके साथ देखना है? सी के साथ देखना है। ए डैश को ए के साथ नहीं देखना, बल्कि ए डैश को बी डैश या सी डैश के साथ देखना है। इनके दरमियान पाथ डिफरेंस, अब यहां से यहां तक 1 लैम्डा, और यहां से अगर आगे हम चले जाएं, यहां तक कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा हो जाएगा। आगे चले जाएंगे 3 लैम्डा, तो हमने इसको सिंपल क्या कहा है? n लैम्डा, n 1 2 3 अप टू सो ऑन। और एक वेवलेंथ जो है
2 पाई के इक्वल होती है। जब 2 पाई के इक्वल है तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जो है n पाई, जिसमें पाथ डिफरेंस में n कंटीन्यूअस नंबर था, फेज में n कंटीन्यूअस नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है। n कंटीन्यूअस नंबर नहीं है बल्कि क्या है, ऑड नंबर है, 2 4 6 अप टू 100। इसके लिए कॉमन सा फार्मूला लेते हैं, phi is equal to 2 pi x over lambda। ये कैसे आ गया है, ये लैम्डा ये एक सर्कल के इक्वल होता है। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 2 pi r। यहाँ पर r के बजाय किसके इक्वल लिया है, x के इक्वल लिया है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 pi x और एक लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 pi x ओवर लैम्डा। तो हमने उस एक को फेज डिफरेंस phi से लेकर आ दिया है 2 pi x ओवर लैम्डा। आउट ऑफ फेज ऐसे पॉइंट जो अपोजिट फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर, जो अपोजिट फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर उसे हम इसका नाम देते हैं आउट ऑफ फेज का नाम देते हैं। अपोजिट फेज ऑफ वाइब्रेशन, ए को देखिए ए डैश के साथ, अब एक राशि के ऊपर है, ए डैश ग्राफ के ऊपर है, या ए को देखिए बी डैश के साथ, या बी को देखिए बी डैश के साथ। ये सारे राशि के ऊपर है, ये कहां पर है, ट्राफ के ऊपर है। नेक्स्ट में ये ट्राफ के ऊपर चले जाएंगे और ये राशि के ऊपर चले जाएंगे, जिनके अपोजिट फेज यानी फेज चेंज होते रहे, ए को ए डैश के साथ, बी को बी डैश के साथ, तो ये क्या कहलाएंगे, आउट ऑफ फेज कहलाएंगे। अब ये पाथ डिफरेंस था इन फेज का और ये फेज डिफरेंस था इन फेज का। अब आउट ऑफ फेज का ये डायग्राम से देखिए, यहां से जहां तक लैम्डा बाय 2 होता है, यहां तक लैम्डा है, लैम्डा के साथ लैम्डा बाय 2 को ऐड करेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। उस 3 लैम्डा बाय 2 आगे 5 लैम्डा बाय 2 हमने इसकी जनरल शेप बना ली है, n प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा या 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2। या हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2, 1 लैम्डा बाय 3 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2। और n इसमें किसके इक्वल है, n जो है वो ऑड नंबर है, 1 n इसमें कंटीन्यूअस नंबर 1 3 अप टू 100। और फेज डिफरेंस लैम्डा 2 पे